तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में चांद के दीदार के बाद आज पूरे देश में मनाया जाएगा ईद उल फित्र का त्योहार। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से की अपील, ईद मनाते समय एक दूसरे को गले लगाने और हाथ मिलाने से बचें। वहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ईद उल फित्र की दी सभी मुसलमानों को शुभकामना और कहा समाज के सबसे कमजोर वर्ग की देखभाल का भरोसा और मजबूत करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईद उल फित्र का आज पूरे भारत में त्योहार मनाया जाएगा। वहीं फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि चांद दिख गया है और सोमवार को ईद मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से एक दूसरे को गले लगाने और हाथ मिलाने से बचने के लिए कहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी लोगों से सादगी से ईद मनाने और गरीब लोगों तथा अपने पड़ोसियों की मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गले और हाथ ना मिलाएं, जिससे कि ये महामारी किसी और दूसरे में ना फैले। तो ये मौलानाओं ने काफी बड़ी अपील की है सभी देश के मुसलमानों से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईद पर बड़ा ऐलान, घरों में ही अदा की जाए ईद की नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई देते हुए साफ कह दिया है और निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति ईद की नमाज मस्जिद या ईदगाह में ना पढ़े। सभी से योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि ईद की नमाज को सिर्फ घरों में ही पढ़ा जाए। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर ऐसा करता कोई पाया गया, अगर कोई भी व्यक्ति ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये साफ निर्देश दे दिए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कोरोना और ईद के मद्देनजर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाए। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 4 से 5 व्यक्ति ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ईद की नमाज जो है मस्जिद या ईदगाह में पढ़ सकते हैं। वैसे किसी भी व्यक्ति को ईद की नमाज पढ़ने की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नहीं दी है इजाजत। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने ईद की नमाज को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात पर बोले डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा तबलीगी जमात से देश को लगा बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज की घटना के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला अचानक भारत में बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे कि भारत को बड़ा झटका और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस इन्हीं लोगों की वजह से बहुत तेजी से भारत में फैला है। आगे हर्षवर्धन ने कहा कि ये घटना सभी समुदाय के लिए सबक है। जब देश कोई सामूहिक निर्णय लेता है तो सभी धर्म के लोगों को उसका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बात करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगा लिया गया है और जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया उनका उपचार किया गया। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी तबलीगी जमात के लोगों से बहुत तेजी से भारत में फैली, जिससे कि भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हुई तबलीगी जमातियों से उनका अब जो है एक्शन लिया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, कांग्रेस और भाजपा के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे चुनाव मायावती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मायावती ने काफी बड़ा ऐलान किया है कि वह कांग्रेस और भाजपा के साथ कोई भी आने वाले चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी कामगारों के पलायन और उनकी दुर्दशा को लेकर एक बार फिर कांग्रेस को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के साथ मिलकर कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाली। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब प्रवासी मजदूरों की आड़ में भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर घिनौनी राजनीति की, तब मुझे बोलना पड़ा। आज पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए जितनी भाजपा जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि इन दोनों ने ही देश में सबसे ज्यादा राज किया है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है कांग्रेस और बीजेपी पर मायावती ने।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कोरोना के गलत आंकड़े को लेकर बीजेपी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका केजरीवाल सरकार को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने देश की राजधानी में कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाने वाली बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि याचिका बिना आधार के दायर की गई है। कोरोना आंकड़े में किसी तरह की दिल्ली में कोई भी सरकार की तरफ से छेड़छाड़ नहीं की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि दिल्ली सरकार कोरोना से जुड़े मौतों को छुपा रही है। वहीं आपको बता दें क्योंकि अस्पतालों ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें आंकड़े कुछ थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो अपनी तरफ से लिस्ट जारी की थी उसमें कोरोना संक्रमण के मरीजों के आंकड़े कुछ थे, जिसके बाद बीजेपी ने जो है केजरीवाल सरकार को घेरा था और कहा था कि केजरीवाल सरकार मौतों के आंकड़े और कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े छिपा रही है। जिसके बाद बीजेपी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को आज खारिज कर दिया और फैसला सुना दिया कि दिल्ली सरकार ने कोई भी कोरोना महामारी के आंकड़ों में फेरबदल नहीं की है, कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सम्मानीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा खेली गई गंदी राजनीति को खत्म कर दिया है। दिल्ली सरकार जनता को कोरोना से जुड़े सही आंकड़े मुहैया करा रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्षी पार्टियां इन आंकड़ों को गलत बता रही हैं। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये काफी बड़ा फैसला सुनाया है। तो मनीष सिसोदिया ने ये काफी बड़ी खुशी जाहिर की है और वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में साधु हत्याकांड का आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार कई अपराधों को दे चुका है अंजाम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी पकड़ हुई है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के उमरी स्थित आश्रम में कल साधु और उसके सेवराम की हत्या कर दी गई थी। वहीं तेलंगाना पुलिस ने इस आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स को तेलंगाना पुलिस ने तनूर में गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी खबर मिलते ही महाराष्ट्र की नांदेड़ पुलिस की एक टीम तेलंगाना के लिए रवाना हो गई है। नांदेड़ पुलिस के अधीक्षक विजय कुमार ने ये बताया है। भाई आपको बता दें कि ये उसी समाज से ताल्लुक रखता है जिस समाज के वे बाबा थे। तो ये काफी बड़ा है क्योंकि मुसलमानों को लेकर जिस तरह से बदनाम किया जाता है, लेकिन इसमें साफ हो गया, पुलिस ने साफ कह दिया कि इसमें कोई भी धार्मिक एंगल नहीं है, बल्कि जिस धर्म के ये बाबा थे उसी धर्म के व्यक्ति ने इनको मारा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो आज से पूरे देश में अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा शुरू। केंद्र की मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन कर दी है जारी। जय दोस्तों आपको बताने की लॉकडाउन के बाद पूरे देश में देश और विदेशी सभी यात्राओं पर केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगा दी थी, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार ने अंतर्राज्यीय हवाई यात्रा को इजाजत दे दी है और यानी आज से आप जो है किसी भी प्रदेश की हवाई यात्रा कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जो कोई भी व्यक्ति हवाई यात्रा करेगा उसको इन चीजों का पालन जरूर करना होगा। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों को हवाई यात्रा करते समय फेस मास्क जरूर लगाना है। सभी प्रवेश व निकास द्वार पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उन्हें कोरोना महामारी तो नहीं है। तो आज से पूरे देश में जो है ये यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं प्रत्येक यात्री को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। तो ये मोदी सरकार ने 3 कड़े निर्देश दिए हैं सभी यात्रियों को। देखते हैं कि कौन कौन इनका पालन करता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कोविड-19 महामारी पर ना करे बीजेपी राजनीति। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना ही कोरोना वायरस पर राजनीति न करने की बीजेपी को सलाह दी है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की सरकार पर कोरोना वायरस को काबू में करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का महाराष्ट्र आंदोलन बचाओ कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बीजेपी पर कोरोना वायरस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल कांग्रेस ने इस मुहिम को भाजपा बचाओ आंदोलन करार दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी को राजनीति मुद्दा ना बनाए। मैं इस समय राजनीति का खेल नहीं खेल सकता। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो रेल मंत्री पीयूष गोयल की उद्धव ठाकरे को चुनौती। कल महाराष्ट्र को मिलेंगी
ये 125 ट्रेनें कोई खाली न जाए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा है कि उद्धव जी आशा है आप स्वस्थ हैं, कल हम महाराष्ट्र से 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देने को तैयार हैं। पीयूष गोयल ने उद्धव को चुनौती देते हुए कहा है कि ट्रेन पहले की तरह स्टेशन पर खाली नहीं जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि रेल मंत्री ने ट्वीट के जरिए उद्धव ठाकरे सरकार को जवाब देते हुए कहा है कि आप जो है 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हम जो है महाराष्ट्र के लिए भेज रहे हैं और आपको बताया है कि आप पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार करके हमें दें, जिससे कि हम इन सभी श्रमिकों को उनके राज्य तक भेज दें। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया।